हेलो गाइस, मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग चाइल्ड राइट्स के पार्ट 2 के बारे में पढ़े। यानी कि हम अपने पिछले लेक्चर में चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़े। चाइल्ड राइट्स है क्या, डेफिनेशन क्या है उसका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशन हुआ था बच्चों के अधिकार से रिलेटेड, उसमें बाल अधिकार का क्या डेफिनेशन है उसको हमने पढ़ा, और बालक किसे कहते हैं उसको हमने पढ़ा। तो आज उसी फ्रेंड्स में आगे बढ़ते हुए हम लोग भारत में क्या कुछ अधिकार या क्या कुछ कानून प्रदान किए गए हैं बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश का भविष्य तभी खुशहाल होगा जब उस देश के बच्चे खुशहाल होंगे। तो इसी तरह भारत के संविधान के अलावा कई ऐसे कानून हैं जो उनके जीने के अधिकार, बच्चों के जीने के अधिकार, उनकी सुरक्षा के अधिकार तथा उनकी सहभागिता के अधिकार, विकास के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कई कानून हमारे भारत देश में बनाए गए। संविधान में तो इन बच्चों के अधिकार से संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनके बावजूद इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और भी कानून बनाए गए हैं। बच्चों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार, अपराध और अन्याय को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। तो आज हम उन्हीं कानून के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत में संविधान के अलावा और क्या क्या एक्ट बनाए गए और कैसे कैसे कानून बनाए गए हैं। भारत में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, भारत में बच्चों के अधिकार किस तरह, मतलब बच्चों के अधिकार मिलने में कैसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे आज अपने लेक्चर में। भारत में बाल अधिकार से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चिंताएं हैं, तो देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति हजार 34 के करीब है, प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि 5 साल के कम उम्र के बच्चों में क्या आंकड़ा देखा जाए तो वह प्रति हजार पर 39 है। इसमें से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और न्यूमोनिया से करीब 3 लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियां हैं, इनका इलाज आराम से हो सकता है। सोचिए, डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारी से बच्चे मर जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। और नीति आयोग जो कि हमारे भारत देश का एक थिंक टैंक है, तो उसने एक रिपोर्ट निकाली थी, तो उसमें पता चला था कि प्रति हजार बच्चों पे 34 बच्चे मर जा रहे हैं। और इसी तरह 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो प्रति हजार में 39 मर रहे हैं, प्रति हजार बच्चों में से 39 मर रहे हैं। तो और खास करके ये जो आंकड़ा है, अधिकांश बच्चे डायरिया और निमोनिया से मर जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि बाल मृत्यु दर का है। और इसका एक ही वजह है कि सही ढंग से इनका देखभाल ना किया जाना, या फिर पेरेंट्स में कहीं ना कहीं साक्षरता की कमी, या फिर स्वच्छता की कमी के कारण, या फिर अन्य वजहों से, गरीबी की वजह से ये सारी कंडीशंस हैं। और देखते हैं भारत में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चे की मौत हो जाती है। और इसमें खास करके जो बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, ये इनका जो आंकड़ा है ये नंबर 1 पे आता है, मतलब आगे से ये राज्य आते हैं। बिहार तो वैसे ही अपने आप में एक गरीब राज्य है, कह सकते हैं, स्पेशल राज्य के दर्जे का मांग भी कर रहा है बिहार, क्योंकि इसे बीमारू राज्य भी कहते हैं। तो इस तरह बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मल न्यूट्रिशन की कंडीशन बहुत ज्यादा है, जहां हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित है। ये जो स्टेट है बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश, यहाँ हर बच्चों में से 10 बच्चे क्या है, कुपोषित है। देश में 6 साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। तो हमारे भारत देश का कंडीशन ये है, आंकड़ा बताता है कि भारत में
2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन से, स्टंटिंग और मल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन से ग्रसित है। अक्सर ये रिपोर्ट आता रहता है, इंटरनेशनल स्तर पर भी ये रिपोर्ट आता रहता है, कभी विश्व बैंक जैसे संस्थाएं निकालती हैं। इस तरह देखेंगे, शिक्षा की बात करें अगर तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। हमारे देश के इंडिया में 10 करोड़ बच्चे तो अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डाइस की एक रिपोर्ट ने बताया, एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ये एक संस्था है, इनकी एक रिपोर्ट बताई है कि हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। इनमें करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर के खराब आर्थिक हालात के चलते पढ़ाई के साथ काम करने को भी मजबूर है। तो ये जो डाइस जो संस्था है, इसने अपने रिपोर्ट में बताया कि 100 बच्चों में से महज 32 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरा कर पाते हैं, नहीं तो वो आर्थिक तंगी की वजह से काम करने लग जाते हैं। यानी कहीं न कहीं बताएंगे बाल अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण गरीबी भी है। गरीबी बहुत सारे अधिकारों, गरीबी और अशिक्षा लोगों को बहुत सारे उनके अधिकारों के हनन का जिम्मेदार है। इसी तरह विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। विश्व बैंक अपना हर साल मानव विकास रिपोर्ट पेश करती है, तो उसके मुताबिक उसने भारत का जो रिपोर्ट पेश किया था, उसने बताया कि भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर, 125 करोड़ की आबादी में जो 10 से 14 करोड़ जो हैं बच्चे जो हैं वो बाल मजदूर हैं। बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले में भी बाल अधिकारों का जो हनन का जो मामला होता है वो भारत में ही सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से देखी जा रही है। और जो जॉइंट फैमिली है वहाँ पे साइबर बुलिंग के बहुत शिकार हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में लोग बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे करके सिर्फ इसी में फंसे रहते हैं कि एक दूसरा सदस्य क्या कर रहा है परिवार का, और बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे पाते हैं, जिससे बच्चे कई बार इंटरनेट चलाते हुए या फिर फोन चलाते हुए वो साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं, ध्यान ना देने की वजह से, पेरेंट्स के ध्यान ना देने की वजह से ये चीजें होती है। बच्चों के बारे में उचित या विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव है हमारे इंडिया में, खास करके हमारे भारत में अभी उतनी ऐसी संस्थाएं नहीं है जो बच्चों के बारे में उचित और विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत कर पाए कि उनके कितना बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किस स्तर पर होता है, कैसी क्या कुछ संस्थाएं हैं, कितना बाल अधिकार का हनन हुआ है, ये आंकड़े सही तरीके से हमारे पास नहीं मौजूद है। भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं। हमारे भारत का कहीं ना कहीं जो सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थिति है वो भी बच्चों के अधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि कभी कभी हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ की जो जलवायु है बहुत ही ज्यादा गर्म है, और फिर इस आधार पे क्या होता है कि गर्मी के सीजन में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्लाइमेट गर्म है तो इस वजह से लोग काम करना कम चाहते हैं, थोड़ा आलस आता है। तो ये सारी भी वजह है जो कि ये सारी वजह गरीबी की वजह है। और फिर हम जैसे कि पहाड़ी इलाका है, भारत में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे रोजगार के साधन बहुत कम है, और जो एजुकेशन है, जो स्कूल है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह होते हैं, और वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे अपना अप्रोच नहीं कर पाती है काफी कोशिश करते हुए, या फिर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वहां तक दूरस्थ इलाकों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं इस वजह से। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये जो आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये सारी भी वजह है बच्चों के अधिकारों के हनन के संदर्भ में। बाल श्रम, बच्चों के दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में है बाल श्रम का, और बच्चों के साथ जो गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, यानी कि उनके साथ जो बाल शोषण किया जाता है,
या फिर बच्चों का जो तस्करी होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। और माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों से संबंधित है। और सबसे बड़ा जो पेशेवर यौन शोषण का जो इस समय चल रहा है, और जो उनकी तस्करी हो रही है गैर कानूनी तरीके से, बच्चों को खरीद फरोख्त, और यहाँ तक कि अब तो बच्चों के किडनैपिंग का भी मामला बहुत आ रहा है। तो ये सारी गंभीर चुनौतियां हैं भारत में, जो कि बच्चों के अधिकार दिलाने में कहीं ना कहीं बाधा बनती जा रही है। और इसी तरह बच्चों से और भी ज्यादा बच्चों के अधिकार में आने वाले समस्याओं में से अन्य है घरेलू कार्य उनसे कराया जाता है। भिक्षावृत्ति में देखेंगे आप कि बच्चे बहुत लगे हुए हैं। और फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में मानव अंगों का जो कारोबार हो रहा है, उसमें भी छोटे बच्चे नादान होते हैं और उन्हें किडनैप करके उनके अंगों का कारोबार निकाल के उनके अंगों का कारोबार किया जाने लगा है। और कहीं ना कहीं बच्चे नादान होने की वजह से पोर्नोग्राफी जैसी समस्या से भी वो ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारे भारत देश में व्याप्त है। तो इतनी समस्याओं के बाद देखते हुए हमारे भारत सरकार के संविधान में तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अनुच्छेद बनाए गए हैं। और हमारे भारत देश में स्पेशल एक अलग मंत्रालय बनाया गया है, महिला बाल विकास मंत्रालय। तो इसके बावजूद भी ये सारी समस्याएं हमारे भारत देश में व्याप्त हैं। तो देखते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन में बालकों के अधिकार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस किस आर्टिकल में बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे संविधान में हमें जो हमें अधिकार मिले हैं, बच्चों को जो अधिकार मिले हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट अक्सर चलाती रहती है। इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बाल विकास के लिए क्या क्या स्कीम है, क्या क्या योजनाएं बनाई गई आज तक अभी। तो आंगनबाड़ी सेवा आया, कुछ साल पहले आंगनबाड़ी सेवा आया था। इसमें क्या किया गया, इस योजना में जो 6 साल के कम उम्र के बच्चे थे उनका बहुत अच्छे से समग्र विकास हो, इसलिए आंगनबाड़ी सेवा स्टार्ट किया गया था। इससे जो बच्चे हैं वो उन्हें ये ना फील हो कि वो अपने घर से बाहर निकल के किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने आप को एकदम बंधा ना महसूस कर सके। तो इसलिए वहां पर व्यवस्था की गई कि आंगनबाड़ी केंद्र एक बनाया जाएगा और उसमें 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे वो अपनी शिक्षा पूरा करने आंगनबाड़ी में जाएंगे। इस तरह का व्यवस्था किया गया। और इसमें 6 साल से कम उम्र के आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाओं को इस आंगनबाड़ी सेवा का लाभ मिल रहा था। और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए बनाया गया कि बच्चों को अपने माता के प्रेम या फिर उन्हें ये ना लगे कि वो अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, कट रहे हैं। इस तरह कहते हैं प्लेइंग ग्रुप की तरह आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना गवर्नमेंट ने कराया, बच्चों के विकास के लिए कराया। और इसी तरह एक योजना आया था, किशोरी योजना आया था। इस योजना का उद्देश्य हमारे भारत देश में आपको पता ही है कि बालिकाओं की क्या हालत है। बालकों के तो अधिकार का हनन हो ही रहा है, तो बालिकाओं के अधिकारों की क्या बात करना, जहाँ पे जिस भारत देश में जेंडर गैप आज भी इतना व्याप्त। तो यहाँ पे आप सोच ही सकते होंगे कि बालिकाओं के अधिकारों का क्या हाल होगा। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने किशोरी योजना लाया, जिससे बालिकाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके इसके लिए। और इस योजना का प्रावधान था कि किशोरियां यानी कि जो हमारी बालिकाएं हैं जो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, अभी जो 12 से 14 साल की एज में जा रही है, 14 से 18 साल की एज में जा रही है, उनको मतलब बहुत ज्यादा सुगमता प्रदान किया जाए, उनको शिक्षित करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए, ताकि पोषण और उनका जो स्वास्थ्य स्तर है वो सुधर सके और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। और उन्हें एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए किशोरी योजना आया था। पर इसके तहत किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने तथा स्कूल के बाहर की किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना मार्गदर्शन प्रदान करना इस किशोरी योजना का काम था। तो गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी सेवा लाया, किशोरी योजना जो लाया खास करके वो बालिकाओं के लिए लाया कि बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके, उन्हें जागरूक किया जाए
और उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये किशोरी योजना आया था। आंगनवाड़ी सेवा तो 6 साल से कम के बच्चों के लिए आया था, उनके विकास के लिए आया था। और किशोरी योजना बालिकाओं के लिए आया, जो अभी टीन एज से भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है उनके लिए। तो ये योजनाएं, ये स्कीम आई। अब देखते हैं कि बाल संरक्षण कानून क्या क्या है, कैसे कैसे कानून बने। ये तो स्कीम, और गवर्नमेंट तो और भी स्कीम निकालते रहती है, लेकिन ये खास इम्पोर्टेंट स्कीम है। इस तरह बहुत ज्यादा अब तो युवा स्कीम, बताने योगिका स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स निकले हैं। अगर स्कीम की बातें करें तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम वही इम्पोर्टेंट कानूनों के बारे में पढ़ते हैं जो कानून बनाए गए बाल संरक्षण। तो हमारे भारत देश में बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जो कि अंग्रेजों के टाइम में कह सकते हैं, या फिर वैदिक उत्तर वैदिक के काल के बाद के से मतलब कि ये समस्याएं चली आ रही है। तो इसको देखते हुए हमारे भारत देश में बाल विवाह रोकने का प्रयास तो 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था, जब सुधार आंदोलन चले थे, तभी बाल विवाह निषेध एक आया था, कानून आया था। लेकिन हम पढ़ेंगे वर्तमान में जो कानून है उसके बारे में, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान में जो कानून है उन्हीं के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम अभी पढ़ेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में। तो ये जो 2006 में आया बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा है, जैसे कि राजस्थान और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके थे, मतलब ये ऐसे राज्य थे जहाँ पे बाल विवाह जैसी परंपरा बहुत तेजी से चलती थी, और वहां पर हर बच्चों का कहीं ना कहीं बाल विवाह ही होता था। तो इस चीज को देखते हुए 2006 में ये कानून, बहुत सख्त कानून बनाया गया। और अब तो आपको कहीं बहुत कम केसेस दिखते होंगे बाल विवाह के, नहीं तो पहले बहुत ही ज्यादा ऐसे केसेस थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था। हाँ, ये वही अधिनियम है जो कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड में बना था। उसको अमेंड करके उसके स्थान पे ये आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आया था 1929 को रिफ्लेक्ट करके। अब पढ़ लेते हैं बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में। ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 क्या है? कहीं ना कहीं बाल श्रम हमारे भारत देश में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते होंगे केसेस। आप कहीं भी जाएंगे, आप कहीं थोड़ा ही 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप कभी कवर कर रहे हो, तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे ढाबास पे या फिर होटल्स छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे, या फिर छोटे बच्चों को आप देखते होंगे काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये बाल श्रम जैसी जो समस्या है भारत में बहुत ही ज्यादा व्याप्त है। तो इसी को रोकने के लिए बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 आया था। बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया था। ये जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 था, ये 1986 को संशोधित करके बनाया गया था, और इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसी शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। ये जो 2016 का आया, इसमें कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चे बिल्कुल भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो ये एक तरीके का जुर्म है। और इस संशोधन के बाद से क्या हुआ कि 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को कैद माना था। तो अगर इसमें क्या हुआ था, इसमें था कि अगर बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं 14 साल की कम उम्र के बच्चों से, तब तो ये क्या है, जुर्म है। लेकिन इस संशोधन के बाद से क्या हुआ था कि जो 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे के लिए अगर वो पारिवारिक उनका कोई उद्यम है, अगर उसमें बच्चा बैठ रहा है, जैसे परिवार में कोई बिजनेस हुआ, उसमें अगर बच्चा बैठ रहा है तो उसको वैलिड करार दिया गया था। और 14-18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया था। जैसे कि कोई भी अगर खतरनाक काम है, जैसे कि खनन के क्षेत्र में कार्य करना या फिर फैक्ट्रीज में काम करना, पूरी तरीके से रोक दिया गया था इस अधिनियम में। क्या हुआ था कि बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर
20,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया था और 6 माह से 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया। तो ये दोनों प्रावधान किए गए थे इस बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में कि 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई भी बाल मजदूरी के आरोप में पकड़ा गया, और या फिर उसे 6 महीने का या फिर 3 साल तक की सजा होगी। और दूसरी बार अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा, सीधे उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये प्रावधान था। इसी तरह राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, ये भी एक योजना था। इस योजना का उद्देश्य था कि जो कामकाजी माता होती हैं और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह योजना बनाया गया था। इसका प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम साबित हुआ। साथ ही यह 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी एक उल्लेखनीय पहल था। 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय पहल था, क्योंकि जो माताएं होती थी, अगर कामकाजी माता है वो अपने बच्चे का देखभाल कैसे करे, तो वो उनका कहीं ना कहीं उनका जॉब भी इम्पोर्टेंट था और उनके बच्चे भी इम्पोर्टेंट थे, तो दोनों दायित्वों को वो कैसे निभा पाते। इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको कोऑपरेट करते हुए ये स्कीम निकाला था, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, और इसमें इनके बच्चों की देख रेख होती थी। जो 6 माह से जो 6 साल तक के बच्चे थे, इनकी देखरेख इस राष्ट्रीय शिशु गृह योजना में होती थी। और फिर बाल संरक्षण सेवा, इसका उद्देश्य था इस योजना का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण के लिए सुरक्षित या निरापद परिवेश प्रदान करना है। जैसे कि बाल संरक्षण सेवा क्या है कि बाय द वे अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया या फिर जो कानून बने हैं उनका उल्लंघन कर दिया, तो क्या होगा कि बच्चों को एक बाल सुधार गृह बनाया जाता था और बच्चों को उसमें वहां रखा जाता था और वहां पे एक सुरक्षित और निरापद परिवेश उन्हें प्रदान किया जाता था। और सामाजिक संरक्षण में व्यापक उपायों के माध्यम से बच्चों की उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाही को रोकना इसका उद्देश्य था। और गैर संस्थानिक देखरेख पर बल देना, सरकार एवं सब समाज के बीच साझेदारी के लिए एक मंच विकसित करना व बाल संबंध सामाजिक संरक्षण सेवाओं में तालमेल स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अधिकार के संरक्षण का जो दायित्व है वो सरकार का है, और इसीलिए बाल संरक्षण सेवा जैसी स्कीम चालू की। तो हमारे भारत देश में बाल शोषण, पोर्नोग्राफी जैसी जो समस्या है वो बच्चों के विकास में बहुत ही ज्यादा बाधा बन के इस समय आ रही है। प्रेजेंट टाइम में तो जब से इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ा है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, ये जो साइबर अपराध है, बच्चों से जो पोर्नोग्राफी जैसी चीजें कराई जाती है, पोर्नोग्राफी को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला है। तो उसी के रेफरेंस में पोक्सो एक्ट आ गया था। 2012 में ही पोक्सो एक्ट बनाया गया था। तो आज हम वही देखेंगे कि ये पोक्सो एक्ट प्रावधान क्या करता है, पोक्सो एक्ट है क्या, 2012 क्या करता है। फिलहाल अभी तो इसमें हाल ही में 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ है, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन हम 2012 वाला पढ़ेंगे भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो पोक्सो एक्ट था, यौन अपराध से बच्चों को संरक्षित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था कि बच्चों का कोई यौन शोषण ना कर सके, इससे बचाने के लिए पोक्सो एक्ट आया था। ये कानून बच्चों को यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्ट बनाया गया था। और इसमें अगर अलग अलग अपराध है तो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग तरह की सजा को तय किया गया है। जैसे कि अगर बाय द वे यौन शोषण हुआ है, यौन दुर्व्यवहार हुआ है या फिर पोर्नोग्राफी जैसी हुई है, तो इन तीनों के लिए अलग अलग सजा भी इसके लिए तय किया गया है। अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय किया गया है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत अपनी अपराधों की सुनवाई एक विशेष अदालत के कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता भी मौजूद होंगे,
यानी कि इसके लिए क्या होगा कि देश भर में ये जो कानून बना, पोक्सो एक्ट बना, तो इसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर जो बच्चा पीड़ित है तो वो उसकी सुनवाई क्या होगी, ऐसे अदालत में होगी, और जहाँ पे उसके माता पिता भी रहेंगे और बच्चा भी रहेगा, उनके मौजूदगी में ही मतलब सुनवाई होगी, ऐसे विशेष अदालत में, और कैमरे के सामने जहाँ पे उनका बच्चा हो, उनके माता पिता हो, और ऐसे कोर्ट में ही ये सुनवाई होगी। और ये जो पोक्सो एक्ट है, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है क्या, अगर क्या क्या चीजें बच्चे के साथ हो रही हैं तो उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत माना जाएगा। अगर बच्चे की बॉडी को कोई मतलब क्या बच्चों को कोई उकसा रहा है ऑनलाइन, या फिर क्या कुछ बच्चों से रिलेटेड बच्चों की बॉडी से रिलेटेड कुछ गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, या फिर बच्चों का यूज करके कुछ गलत तरीके से उनका यूज किया जा रहा है, तो क्या कुछ प्रावधान है इसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है। फिलहाल उसके अंदर जाने पे इस पोक्सो अधिनियम को बहुत विस्तार से पढ़ने के बाद से पता चलेगा हमें, लेकिन अभी हम देख लेते हैं मोटे तौर पे कि क्या क्या प्रावधान है, क्या कुछ है प्रावधान। और इससे जुड़ी अगर पोर्नोग्राफी, बच्चों से रिलेटेड कोई भी सामग्री अगर कोई रखता है कि उसका गलत यूज हम कर पाए, जैसे बच्चों से संबंधित कोई सामग्री ऐसा है किसी भी व्यक्ति के पास जिसका वो गलत इस्तेमाल करना चाह रहा हो, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जुर्माना लगेंगे, 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और अगर ऐसी सामग्री जो बच्चों के हित के अगेंस्ट है, उसका यूज अगर कोई व्यवसायिक इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। और इस कानून में क्या है प्रावधान कि अगर बच्चों का जो यौन उत्पीड़न किया है उस दोषियों को क्या होगा, उम्र कैद की सजा तो दी ही जाएगी, खास करके अब तो मौत की सजा का प्रावधान है। जुवेनाइल एक्ट जो बना था उसमें अमेंडमेंट करके इस कानून को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें जो दवा और रसायन देकर जैसे कि जल्दी युवा करने का जो गैर जमानती अपराध है, इसमें क्या होगा कि 5 साल तक लोगों को कैदी बनाया जाएगा अगर जिन्होंने बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के लिए उन्हें कोई दवा या फिर रसायन दिया है जिससे कि बच्चे जल्दी युवा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए। एक आती है दवा दी जाती है, तो अगर इसका यूज कोई व्यक्ति करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। और ये जो जुवेनाइल जस्टिस जो एक आया था, इसी के रेफरेंस में आया था कि बालकों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसी के लिए आया था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 आया था, तो और इसमें डेफिनेशन दिया गया था कि बालिग कौन हो सकता है, क्या कुछ उसमें अमेंडमेंट किया गया था, यही देख लेते हैं। जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। इसमें ये जो किशोर न्याय अधिनियम है, इसमें क्या है कि अगर कोई किशोर बच्चा किसी तरह का अपराध जाने अनजाने में कर देता है तो उसे जेल में डालने का तो प्रावधान है नहीं, उनके लिए एक सुधार गृह है। तो उसी में क्या कुछ प्रावधान है कि किनको बालिग माना जाएगा या फिर उन्हें कहाँ रखने का प्रावधान किया जाएगा, ये सारी बातें हैं कि बच्चे को कैसे लेके जाया जाएगा, उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी और उन्हें जेल में नहीं भेजा जाएगा। जो 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपराध कर दिया है तब भी उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जाएगा। अगर 16 या इससे अधिक उम्र के नाबालिग ने अगर जघन्य अपराध कर दिया है तो उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। जैसे अभी निर्भया का मामला आया था, तो वो अभी 18 साल से कम उम्र का था जिसने इस काम को अंजाम दिया था। तो यहाँ पे ये जो किशोर न्याय अधिनियम था, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके ये चीज शामिल किया गया कि अगर किसी नाबालिग ने बहुत जघन्य अपराध किया है तो उसके लिए यही प्रावधान था कि उनके साथ भी
वही व्यवस्था की जाएगी। या फिर जो डेफिनेशन था 16 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, मतलब बालिग होने के लिए जो एज 18 था उसमें शायद अमेंडमेंट करके उसे 16 कर दिया गया है, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। और उसी तरह हमारे भारत देश में एक संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये आयोग क्या करती है, यही हमारे भारत देश में एक ऐसी संस्था है जो कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। इसके जो सदस्य हैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं बच्चों के अधिकार को संरक्षित करने में। और ये बना था ये आयोग अधिनियम 2005 के तहत ये बना था और 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी, इस आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो आयोग है ये बच्चों से संबंधित कहीं भी अगर उनके बाल अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसकी जांच ये करता है और बच्चों के अधिकार से संबंधित क्या कुछ जरूरतें हैं गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। फिलहाल हमने अपने पिछले लेक्चर्स में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा था, क्या कुछ प्रावधान है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सदस्य कौन बनेंगे, इन सारी बातों के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में भारत में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा क्या कुछ प्रावधान किया गया है, तो उसको हमने पढ़ा। हमने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में पढ़ा, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 पढ़ा और उसके बाद से जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा। ये सारी जो एक्ट्स हैं क्या क्या समस्याएं हैं, बच्चों से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी और भिक्षावृत्ति, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन जैसी जो कंडीशंस हैं, ये सारी समस्याएं हमारे भारत देश में व्याप्त है और ये सारी कानून बनाए गए हैं हमारे भारत देश में। तो आज हमने अपने लेक्चर्स में जाना क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, क्या कुछ समस्याएं भारत में व्याप्त है और हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके बारे में हमने पढ़ा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो यूनिसेफ जैसी संस्थाएं कार्य ही कर रही हैं बालकों के अधिकार को लेकर के। तो इस तरह उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र ने जो कन्वेंशन करवाया था तो उस पे सिग्नेचर करता संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं सभी ने उस पर सिग्नेचर किया ही है। तो इस तरह हमने चाइल्ड्स राइट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।